फोटोसिंथेसिस बेटा, है ना। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखो इस चैप्टर में एक खास बात है। क्या खास बात है? जैसे यहां पर आप देख रहे हैं फोटो और दूसरा नाम है क्या? सिंथेसिस। फोटो वर्ड तो एक कॉमन वर्ड है ना, आपने भी देखी होगी अपनी फोटो, है ना। और कभी कभी हम लोग फोटो दिखाते भी हैं लोगों को। यहां किसकी फोटो दिखाएंगे, सवाल इस बात का है, अपनी फोटो को। यहां से फोटो मीन्स होगा क्या? फोटोन। इस बात को याद रखिएगा, फोटो मीन्स। अब फोटोन मीन्स होता हमारे पास क्या? लाइट का पैकेट ले लो। यहां पे लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, समझिए। अब इन पैकेट्स के बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। जब हम लोग इनकी एनर्जी की बात करते थे तो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, सुना है? एनर्जी को निकालते थे E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, E फॉर एनर्जी हो गया था। यहां इसका हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये क्या है हमारे पास? फोटोन होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है, किसकी? फूड की। उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे इसका एक इक्वेशन आता है 6CO2 प्लस 12H2O, और हमने यहाँ पे लिखा सनलाइट और नीचे लिखा क्लोरोफिल। तो कभी कभी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए टेंशन ना लेना। बना आपके पास C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये बन गया। तो फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में, लाइट को हम लोग यहाँ पे कभी कभी एच न्यू लिखा रहे मान लो क्वेश्चन में, तो भी टेंशन मत लेना, ठीक। तो लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी है साथ में, और इन दोनों की हेल्प से बन गया भोजन। और यहाँ जो भोजन बन रहा है, इस भोजन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। याद रख लीजिएगा। सवाल इस बात का है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी है, दोनों मिला के बनाते हैं ग्लूकोज। इनके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे ये लोग इस तरीके से ग्लूकोज बना लेते हैं, और हम लोगों के पास ऐसा सिस्टम? काश ऐसा होता तो सिलेंडर की आवश्यकता ना, हम लोग सिलेंडर लेके चलते हैं जहां चलते हैं। अब क्या होगा, देखो अभी महाकुंभ के लिए लोग जा रहे हैं, और उसमें क्या लेके जा रहे हैं? सिलेंडर लेके जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी जाते वहां पे, आराम से लाइट में बैठ जाते टेंट के पास और खाना बना लेते, उसके बाद आराम से नहाते। ऐसा नहीं है, सिस्टम नहीं है अपने पास। अब समझ गए ना। चलो सोचो, वापस आते हैं। तो इसी पे एक बार कुंभ स्नान पे ही कबीर दास ने एक बात बोली थी, याद आ गया। उसमें कहा था, चली है कुल बरनो गंगा नहाए, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, खसम के मूड़े दिही धराए, सत्तु कराइन बहुरी भुजाइन, घूंघट ओढ़े भस्कत जाए, चली है कुल बरनो गंगा नहाए। इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। घर की बहुएं, घर के लोग सब जा रहे हैं कहाँ? कुंभ, गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं, और गठरी मोटरी बांध के सिर पे रख लिए हैं, और उसको रख दिए किसके पास? अपने हस्बैंड के सिर पे रखे हैं, जो हरदम हंसने वाला बैंड है, उसके सिर पे रख दिया। और घूंघट ओढ़े भस्कत जाए, तो अपना घूंघट के नीचे से क्या कर रहे जा रही हैं? सत्तू कराइन बहुरी भुजाइन। वो सत्तू होता है ना, तो उसके भुजाने से पहले उसका जो दाना होता है उसको हम लोग बहुरी कहते हैं। तो सोचो, कबीर की लैंग्वेज थी वहां पे। अब हम लोगों को क्या है, पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा सत्तू कराइन बहुरी भुजाइन, घूंघट ओढ़े भस्कत जाए, मतलब चबाए जा रही हैं अपना। तो वो केस था, और जा रही कहाँ?
गंगा नहाने। अब सोचो यहां से क्या है, वापस आते हैं तो ये तो था यहाँ पे CO2 और H2 और ये बना लिया ग्लूकोज। कैसे बनाता है सवाल इस बात का है, यही सीखना है। देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को एक टर्म देते हैं। फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है रिडक्टिव प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? पक्का? अब सवाल आएगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा कैसे रिडक्टिव प्रोसेस होती है। यहाँ पे कुछ हो रहा है जिसका रिडक्शन होता है। कभी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कार्बन यहाँ पे है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आती है ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी यहाँ पे? प्लस। पक्का? पर एटम निकालना होता है तो पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसकी +4 आ रही थी। अब जरा सोचो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? हाँ सोचो, C6H12O6 ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? चैप्टर पढ़े हो? हाँ, कोऑर्डिनेशन नहीं, रिडॉक्स पढ़ना है। अभी नहीं तो रिडॉक्स यहाँ पे कितनी आएगी भैया? उन्नत। यहाँ पे आई कितनी? 0 आई है यहाँ पे। तो देखना चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है कार्बन की। और इनके एलोट्रॉप्स भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट है और डायमंड है, उसमें भी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। आप यहां देख रहे हैं कार्बन 4 से ऑक्सीजन 0 पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर जो है रिड्यूस हो रही है। तो रिड्यूस होना मतलब यहाँ पे मैंने लिखा रिडक्टिव प्रोसेस। रिडक्शन हो रहा है ना कार्बन का, कमी आ रही है इस केस में, तो इसको बोलते क्या है? रिडक्टिव प्रोसेस। सवाल नंबर 1 आ गया? किसी को दिक्कत है? तो यहां से रिडक्टिव प्रोसेस हो जाती है। दूसरा केस यहां से हम ले आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। अब आप ये सोचिएगा, एनर्जी का यूज हो रहा है या एनर्जी खर्च हो रही है या एनर्जी पैदा हो रही है? बोलो, यूज हो रही है, पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है? कहां लिखा है यहां प्रोड्यूस होना भैया? तो ग्लूकोज थोड़ी ना एनर्जी है, ग्लूकोज खाना है। समझ गए? ग्लूकोज टूटेगा तब एनर्जी मिलेगी। कहां पे? रेस्पिरेशन इन प्लांट में। अब वो एनर्जी ATP के फॉर्म में निकलती है। अब समझ गए? तुमको हम एक बोरा गेहूं दे दे, कहे लो एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ले लो ग्लूकॉन डी जा करके, एक डिब्बा रख लो अपने पास। अब जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए सेलुलर ब्रेकडाउन होगा बेटा सेल के अंदर। अब वापस आइए, क्वेश्चन क्या था? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या यूज हो रही है? आप देखो सनलाइट लगा रहे हो ना, तो सन से आ रही है ना एनर्जी, यूज हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं ना। तो यहां हम लोग थर्मिक ना लगाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसलिए बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इज अ इंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक प्रोसेस है ना। फोटोसिंथेसिस टर्म गिवन बाय बार्निस। टर्म फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय बार्निस। तो बार्निस ने भी दिया था टर्म, याद नहीं करना आपको, चाहे तो आप लिख सकते हैं। टर्म दिया किसने? टर्म गिवन बाय बार्निस। यहां पे दिया फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, इट इज अ इंडरगोनिक प्रोसेस। इक्वेशन आपको याद हो गया, 6CO2 + 12H2 इज इक्वल टू यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। याद रहेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ये जो प्लांट है इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है। हमने यहाँ पे लिया क्या है? एक लीफ ले लिया है, इस लीफ में ग्लूकोज बनेगा।
तो बनता ग्लूकोज है, इस काम को याद रखिएगा। बनता क्या है? ग्लूकोज है। चलता क्या है जानते हो? सुक्रोज चलता है। सपोज यहां से आप ऐसे जा रहे हो तो ये आ रहा है किसके थ्रू? यहां से नीचे ला रहे हैं इसको, और नीचे यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा। इसको नाम दिया आपने सिंक। सिंक में क्या हो रहा है? स्टोरेज। तो स्टोरेज होगा, किस रूप में होता है स्टोरेज? यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके पास, इनको कहते हैं स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और यहां से चल किस फॉर्म में रहा है? हाँ, चल रहा है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में चल रहा है। ये बात याद रखिएगा। बना था ग्लूकोज और चला था सुक्रोज और मिला था स्टार्च। बात समझ गए? मोनोसैकेराइड बन गया, डाइसैकेराइड चल दिया, पॉलीसैकेराइड मिल गया। फिर मिल गया तो फिर खाएंगे। अब ये लोग बना लिए हैं, जैसे मान लो आपने पोटैटो लिया, आलू खाए, तो आलू खाए तो इस समय खूब बढ़िया मौसम चल रहा है ठंडी का, चटनी और आलू बढ़िया मिल जाए उसके बाद क्या बात है। और कहीं भुनी वाली आलू मिल गई तो मजे मजा है। अब देखो ध्यान से, ये रहा स्टोरेज की बात। तो बेटा उसमें सब स्टार्च है, और उस स्टार्च को हम लोग जब खाते हैं तो फिर हम लोग तोड़ते हैं, किस रूप में लास्ट में आएगा? वो ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। समझ गए ना? ये तो जनरल बात थी। अब आते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इट इज अ एंडरगोनिक प्रोसेस, एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है। ये जो चल रहा था ये एक्सपेरिमेंट है अपने यहाँ, लेकिन सवाल उस चैप्टर को काट दिया गया है। समझ गए? मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस नाम से एक एक्सपेरिमेंट था पुरानी वाली बुक में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो कि अब जा चुका है। तो उसमें ये हो गया था। तो बना था ग्लूकोज, चला था सुक्रोज, मिला था क्या? तो अब सवाल यहाँ पे है, फ्लोएम के थ्रू चल रहा था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बचपन में याद रख लीजिएगा, कभी आपको फिर फुर्सत मिले तो। जल जाइलम, जल आगे फूड फ्लोएम, पगला फल नहीं, फूड फ्लोएम। ये बात याद हो गई, जल जाइलम फूड फ्लोएम। जब आप जल पीते हो तो सादा जल पीते नहीं हो। कौन सा जल पीते हो? मिनरल वाटर पीते हो। तो यहां से ले लिया हमने क्या? मिनरल वाटर। तो मिनरल प्लस वाटर किया, किसके थ्रू चलेगा? अब फ्लोएम के थ्रू क्या चलेगा? फूड चलता है किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में चलता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब ट्रांसलोकेशन के लिए हमको बोरॉन मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को याद रखिएगा। इसके ट्रांसलोकेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बोरॉन मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। तो अब वापस आते हैं फोटोसिंथेसिस में, हम लोग आगे चलते हैं। यहां फोटोसिंथेसिस में कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ बातें बताई थी। जैसे आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की आवश्यकता है ना? तो जरा सोचिएगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आता है, लाइट की आवश्यकता होती है। तो एक बार यहाँ पे जरा इनको लिखते हैं। यहाँ पे एक लोगों ने बताया था, यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? लाइट की आवश्यकता है। अभी अभी फोटोसिंथेसिस में आपने देखा ऑक्सीजन की आवश्यकता निकलता था, तो ऑक्सीजन रिलीज होती थी यहाँ पे। अब सवाल ये है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था क्या? ग्लूकोज की भी बात आती है। तो ये ग्लूकोज बनता है। जरा सोचिएगा, ग्लूकोज के लिए एक साइंटिस्ट हमारे पास सैक्स आ रहा था। अब इसमें पानी चाहिए था ना, तो पानी का भी कोई रोल होता है। एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू, यहां से क्या लिखा है? सनलाइट लिया आपने और लिखा है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यही है ना? अब सवाल इस बात का था, एक साइंटिस्ट आया था जिसने बताया था
कि जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन यहां पे कहां से आती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं यहां से। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम H2O और CO2। सवाल इसका है, हाँ कहां से, कैसे? देखो, हम यहां पे एक साइंटिस्ट ले आते हैं, उनका नाम था वॉन नील। क्या नाम था? इनके साथ कई भैया लोग थे, वॉन नील, रूबेन, कैमेन, हसीद, बहुत लोग थे, सबका नाम ना लिखें। तो वॉन नील, रूबेन, कैमेन, हसीद, यहाँ वॉन नील का नाम पॉपुलर है। जरा सोचिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, यहां से कार्बन की जो ऑक्सीजन है और H2O की ऑक्सीजन है, दोनों का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट चेंज कर दिया। इसका नॉर्मल रखा था 16 वाला और इसका रखा था 18 वाला। याद करिए, 16 हो गया और 18 हो गया। अब आपको यहां पता चल जाएगा, ये जो ऑक्सीजन आई है, इनके ऑक्सीजन का आप एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। तो जब इनका वेट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन वाली ऑक्सीजन कहां पे है। समझ गए? एक स्टोरी सुनाए थे आपको, चोरी वाली, पता करना था। उस तराजू के नीचे उसने लगा दिया था क्या? गम लगा दिया था, है ना? तो ग्लू लगा दिया, सर्फी का पता चल गया था। कौन सा था? अली बाबा 40 चोर। यही याद किए हो, बहुत मारेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखो, ये ग्लूकोज है, इसकी बेटा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है कितना आई? 16 वाली, और यहाँ पे इनको मिला था 18 वाला। तो इन्होंने बता दिया था कि ये 18 वाली ऑक्सीजन आती कहां से है? वाटर से आती है। यही इतना ध्यान से याद रखना है आपको, है ना? सीधे डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आसानी से नीट निकलेगा, और इधर उधर से पढ़ोगे तो फिर इधर उधर रहेंगे। कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है सीधे जाओ, हाँ सीधे आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, सीधे घुस जाओ अंदर। मतलब जैसे कहा नहीं, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो ये सीधे बुला रहा है आपको, एनसीईआरटी को सीधे पढ़ते चले जाइए। शब्दों की जो मीनिंग है, अर्थ जिसे कहते हैं, उन्हीं अर्थों को आप सही से निकालिए, उनका अर्थ। अनर्थ कर देंगे, हो जाएगा सत्यानाश। वॉन नील ने कहा, क्या कहा? एक्सपेरिमेंट किया कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहां से हम लिख देते हैं, वॉन नील स्टेट्स दैट ऑक्सीजन release in photosynthesis comes from water। बोलो, आसान हो गया? आवाज नहीं आती तुम लोगों की। comes from water आ गया यहां से। अब इसके बाद सवाल आता है, एक साइंटिस्ट आ रहा है जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम है? जोसेफ प्रिस्टले। उसको ले आते हैं यहां पे, जोसेफ प्रिस्टले को। भैया प्रिस्टले ने क्या किया था? प्रिस्टले की बात करते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार फिर से आ रहा है वही जिसकी आपने शादी कराई थी, जिसको आपने पैदा किया था, आज उसको मारेंगे हम लोग। कितना गजब का कोइंसिडेंस है, एक लेक्चर में उसको पैदा किया गया था, एक लेक्चर में शादी कराए थे, और आज उसकी मौत होने वाली है यहाँ पे। समझ गए? तो आज उसको हम लोग यहां से मारेंगे। तो मारेंगे कैसे, इसको देखना है। जोसेफ प्रिस्टले भैया ने क्या किया? इन्होंने एक जार लिया, है ना, कांच का एक वेसल ले लिया, जार लिया। उस जार में क्या किया? देखो, हम नॉर्मल बना रहे हैं, बुक वाला नहीं सोचो बुक में कैसे होगा। इस जार में इन्होंने क्या रखा? अभी तो ये ओपन है, कोई टेंशन नहीं है। वही पुराना चूहा का कॉन्सेप्ट आप ले आएंगे, याद कराया था आपको, बुढ़िया गठरी खींच ले सुतरी बन गई मुसरी बन गई थी, यहां से ये कॉन्सेप्ट आया था। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो ये आई, अभी ये तो मस्त है क्योंकि इसको सब मिल रहा है। फिर इन्होंने क्या किया?
यहां पे एक कैंडल रख दिया ऐसे, ध्यान दीजिएगा, जब कैंडल रखा तो कैंडल जो है वो जल रही थी, है ना, कैंडल जल रही थी। अब धीरे से क्या किया, इसका ढक्कन यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आप बताओ, जब कैंडल बंद कर रही है और चूहा जो है इसके अंदर है, एक समय बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद जो है चूहा जो है वो क्या हो गया, रैट मर गया, और साथ में कैंडल जो है वो क्या हो गई, बुझ गई है। तो यहाँ पे कैंडल जो गई एक्सटिंग्विश कर गई है, चलो तो ये भी बुझ गई है। अब सोचो ये दोनों बुझ गए एक दूसरे के साथ, समझ गए। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि कैंडल का बुझना और चूहे का मरना, मतलब दोनों के लिए क्या चाहिए होती थी, ऑक्सीजन चाहिए होती थी ना। तो अब इसमें एक काम हो सकता है, इन्होंने क्या किया कि इसी जार में जो है क्या कर दिया, एक प्लांट लगा दिया यहाँ पे। तो जार में जब प्लांट लगा दिया तो अब सवाल आएगा, जब प्लांट यहाँ पे लगाया तो प्लांट से निकली क्या यहां से, लेकिन अभी मत निकालो, अभी यहाँ पे क्या रखे हैं, ऐसे रैट रख दिए हैं और रैट के साथ यहाँ पे कैंडल भी लगा दिए हैं। कुछ समय के बाद देखा, क्या देखा कि रैट जो है ये कैसा है, लाइव है, और कैंडल जो है वो बर्न कर रही है, और साथ में प्लांट भी उसमें मस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट से कुछ ऐसी चीज निकलती है जो इनको मस्त कर देती है। चूहा भी जिंदा रहता है और ये कैंडल भी जलती रहती है, किसकी वजह से, इसके प्लांट के आने से। तो इससे ये पता चला, इन्होंने कहा कि फोटोसिंथ, इस प्रोसेस में प्लांट के अंदर एक प्रोसेस है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। नहीं समझ में आया, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रही है, इसको जिंदा कर रही है, इसको जला रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भैया ने दिया था, लॉ ऑफ प्यूरिफाई एयर। तो प्रिस्टले ने बताया लॉ ऑफ प्यूरिफाई एयर, यहां से एक कॉन्सेप्ट दिया, गिवन कॉन्सेप्ट दिया क्या, लॉ ऑफ प्यूरिफाई एयर। इसको आप याद कर लेंगे, एयर को इन्होंने प्यूरिफाई करवा दिया है, शुद्ध करवा दिया था, नोट कर लो। अब एक केस दूसरा आएगा यहां से, ग्लूकोज के केस में आपने देखा, ज्यादा नीचे है, चलो अब की ऊपर लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना के लिख लो, कोई डिजाइन नहीं करना है, डिजाइन से नंबर नहीं मिलेगा। अब हम लोगों को गोला मारना है, जितना बढ़िया गोले में डिजाइन आप करेंगे ना, दाएं बाएं मत भागना डिजाइन के लिए, गोला सही करोगे, सर्कल भरना है तो सर्कल भरो, काम आसान हो जाएगा। इसलिए कई मार्कर नहीं यूज करते हम भी, अब लाल से लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां से आ रही किसकी बात, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था इंगनहॉज, नाम था, नाम याद करो, थोड़ा सा कठिन नाम है, इंगनहॉज। इंगनहॉज ने क्या किया था, थोड़ा सा खेल किया, ब्राइट लाइट का यूज किया था, और ब्राइट लाइट से क्या होता था यही बताना है आपको। तो लाइट जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, यही इन्होंने बताया था इंगनहॉज ने, नोट कर लिया। ग्लूकोज तो बन गया था फोटोसिंथेसिस में, है ना। इस ग्लूकोज के लिए जो साइंटिस्ट यूज हुआ था, इसने काम किया था, उसका नाम था क्या, सैक्स।
रीड करेंगे आप एनसीईआरटी तो सेक्स का नाम मिलेगा आपको। उन्होंने बताया था यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। तो इंगन हाउस ने क्या किया था, यहाँ पे लिया क्या था, एक प्लांट, इंगन हाउस, इंगन हाउस इन्होंने यूज किया था। एक प्लांट लिया, उसके ऊपर ब्राइट लाइट डाला, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर क्या किया, प्लांट को प्लेस्ड किया दो जगह पे। कहां कहां किया, इसी प्लांट को अगर हम कहां रख दे, इन ब्राइट लाइट, बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखो। अगर प्लांट को ब्राइट लाइट दे देते हैं, ठीक है, चमकीली लाइट मतलब लाइट का कलर है इसमें, तो ऐसे लाइट के कलर में यहां पे क्या होता है, पानी में है प्लांट, एक्वेटिक प्लांट लिया, ठीक है, और उस एक्वेटिक प्लांट में जब ब्राइट लाइट डाली तो हमने यहां पे कह दिया प्लांट इन वाटर, चलो रख दिया हमने। अब इसमें से कुछ एयर के बबल्स निकलते हैं, तो क्या होता है, एयर बबल्स, तो बबल्स निकलवा दिया इन्होंने, रिलीज। देखो बुलबुला, कभी आप पानी में डुबकी लगाओ या किसी से डुबकी लगवाओ तो देखोगे पानी में से बुलबुले निकलते हैं, है ना, सुना है, बुलबुला रे बुलबुला। तो बुलबुला जो निकल रहा था वैसे हम लोग इसको पढ़ते थे, अब वो भी कट गया है। एक जगह पे है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एल्गल ब्लूम के नाम से है। तो जब बुलबुला निकलता है, बबल्स निकलते हैं, तो हम यहां बताते हैं कि वो जो बबल्स हैं वो किसके बबल्स हैं, ऑक्सीजन के बबल्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है फोटोसिंथेसिस में, और यहां से एयर बबल्स से यहां से बता दिया क्या, दीज बबल्स आर व्हाट, ऑक्सीजन बबल्स हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के बबल्स हो गए, चलो इनकी बात खत्म हो गई। अगर हम इसको करते कहां पे हैं, इन डार्क, तो जब आप इसको डार्क में करते हैं ना बेटा, तो डार्क में रखने से नो बबल्स, कुछ समझ में नहीं आया। जब हम लोग डार्क में रख दिए प्लांट को तो उसमें कोई बबल नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। इससे एक बात पता चली कि ऑक्सीजन यहां से निकलती है, समझ गए, और लाइट की आवश्यकता पड़ती है, समझ गए। अब इसके थोड़ा सा दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग कर ले, तो एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था इंगलमैन। क्या नाम था, इंगलमैन, याद कर लो। इंगलमैन भैया का एक्सपेरिमेंट जो था वो ये कह रहा था कि उन्होंने एक प्लांट लिया, उसका नाम था एल्गी, और एल्गी जिसे कहते हैं क्लाइडोफोरा, एल्गी का नाम था क्या, क्लाइडोफोरा। क्लाइडोफोरा जो एल्गी है, इंगलमैन, जोसेफ इंगलमैन, MANN, इंगलमैन ने क्या यूज किया था, यूज एल्गी क्लाइडोफोरा, क्लाइडोफोरा नाम का एल्गी यूज किया था। और नॉर्मल लाइट पहले इन्होंने क्या किया, नॉर्मल लाइट को पास किया किस पे, थ्रू, आपको प्रिज्म से पास करा दे, प्रिज्म नाम सुना है, तो आप यहां से जब प्रिज्म से पास कराते हैं एक नॉर्मल लाइट, चलो हमने ये प्रिज्म दे दिया, तो कई तरीके के प्रिज्म होते हैं, यहां से चलो SM कर दे, तो प्रिज्म हमारे पास है ये, अगर लाइट इस पे आप डालते हैं तो यहां से क्या होता है, लाइट जो है 7 कलर में निकल आती है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर में टूट जाती है। ये तो नाम सुना होगा आपने, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, है ना। केमिस्ट्री वाले एक दूसरा प्रिज्म ले लेते हैं, है ना,
वो कहते हैं जब लाइट को पास करते हैं तो लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। मींस पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो है वो डांस करते हैं एक प्लेन में। तो अगर आप भी एक तरह से डांस करते हैं हर म्यूजिक पे, तो आप कौन सी लाइट में आएंगे? होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको एक ही डांस आता है। कौन सा डांस आता है? बस ये वाला। कोई भी म्यूजिक बचेगी ऐसे डांस होगा, और नहीं आता है। तो समझ जाना उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां नहीं, यहां से जो प्रिंसेस 7 कलर डिफरेंशिएट हुआ है, तो क्लाइडोफोरा प्लांट के ऊपर जब डाला था, तो अब यहां पे इसको रखा कहां से, एक एरोबिक बैक्टीरिया का सॉल्यूशन था। क्या था? एरोबिक बैक्टीरिया का। तो क्लाइडोफोरा जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, समझ गए? ध्यान से देखना, अगर हमने क्या किया है, प्लांट जो है वो क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो बोला कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इस पे हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया डाल दें, सॉल्यूशन में एरोबिक बैक्टीरिया डाल दें। तो एरोबिक बैक्टीरिया एक जगह पे अपनी कॉलोनी बनाते हुए नजर आ रहे थे, एक जगह पर इकट्ठा होते नजर आ रहे थे। जैसे कहीं आप ऐसे देखो कि आप अपने घर में जो है चीनी या गुड़ का टुकड़ा कहीं पे डाल दो, तो कुछ देर बाद वहां कौन आएगा? आएगा ना, चींटियां आएगी ना, हाथी तो नहीं जाएगी। तो चींटियां वहां पहुंच जाएंगी, क्योंकि चींटियों का वो फेवरेट मिलेगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो थे यहाँ पे, जब ये कलर आप देख रहे थे, तो इससे क्या हुआ था, एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा कहां हो रहे थे जानते हो? इकट्ठा हुए कहां पे? प्रेजेंट, इनकी कॉलोनी बनी, यहां पे किस रूप में आए, कॉलोनी बना लिए ये। एट कहां पे? इन द ब्लू एंड रेड लाइट रीजन। कौन कौन सा? दो रीजन। जिस जिस लाइट, जहां पे ब्लू और रेड रीजन था, उस रीजन पर इनकी कॉलोनी ज्यादा इकट्ठा हुई। तो इन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किस लाइट में सबसे ज्यादा होती है। भाई जहां पे बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा होंगी, जहां चींटियां ज्यादा लग रही थी, इसका मतलब वहां गुड़ या चीनी ज्यादा रही होगी। जहां कम मिठास है वहां पे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा निकल रही होगी, वहीं पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा आएंगी, और जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां पे कम जाएंगे। तो अब ब्लू और रेड लाइट वाला जो रीजन आया था, उस जगह पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा हुए थे, और सबसे लीस्ट बैक्टीरिया कहाँ आ गया था, ग्रीन लाइट पे आया था। तो उसे हम लोग बोलते क्या है, फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे कम होती है, और इस रीजन पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट होती है। ये था यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात किया था कि आपने वॉन नील का एक्सपेरिमेंट देखा तो पानी के लिए हो गया था, जोसेफ प्रिस्टले का देखा तो चूहे को मार दिया था वहां पे, इंगन हाउस का एक्सपेरिमेंट देखा तो ब्राइट लाइट दे दिया था वहां पे, बबल्स वाला हो गया था, और इनका एक्सपेरिमेंट देखा है तो बैक्टीरिया को इकट्ठा करवा दिया था। अब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देगा सवाल आपको, नीट में कंफर्म देगा सवाल। तो आप अगर चैप्टर को बढ़िया से करेंगे तो क्वेश्चन अच्छा होगा। खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट वाला काम। अब सोचो, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, उसका एक चार्ट बनाते हैं। फिर उस पे जो एक्सपेरिमेंट आएंगे चैप्टर के अंदर, उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नोट कर लो, हम लोग चलेंगे एक चैप्टर के चार्ट पे। कुछ आ रहा है? ज्यादा आ रहा है? चलो अच्छा है। अब देखो,
हाँ थोड़ा तेज चलाओ। अब यहां से हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। अब उस चार्ट को आप आराम से जो है खाते चलेंगे। चाट नहीं, नहीं पता लगा अजय मिश्रा के चाट की दुकान। ये मंथन इंस्टीट्यूट की दुकान। अब देखो ध्यान से, यहां से लिखे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखो, अब इस फोटोसिंथेसिस का जो चार्ट है इसको मैं बना रहा हूं बेटा, मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं। तो ये मत सोचना कहीं जाकर के बुक में खोजो, ये तो कहीं मिले नहीं रहा है ना, ये मिलेगा मेरे वाले बुक में। अब देखो ध्यान से, यहां से फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला पार्ट इसका आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरा पार्ट इसका आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और तीसरा पार्ट आता है मैकेनिज्म। तीसरा पार्ट है इसका मैकेनिज्म। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 3 स्टेप। पहला पार्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तीसरा है मैकेनिज्म। इस पिगमेंट में 3 बच्चे, इसके कितने बच्चे हो गए यहां से? अब 3 बच्चों में से यहां पे पहले तो 2 ही करने, पहले लाओ इसको एक कर देते हैं प्राइमरी पिगमेंट, प्राइमरी, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी। ये है सेकेंडरी। प्राइमरी पिगमेंट को अगर हम लोग बोल दें मेन पिगमेंट, यहां से आ गया क्या? मेन पिगमेंट। और ये दूसरा हमारे पास आ जाएगा एसेसरी पिगमेंट आ जाएगा। अब बताओ, कोई टेंशन तो नहीं होना चाहिए आपको। मजा तो तब आएगा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लग जाएं और जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो लग जाएं और टेस्ट सीरीज में आपके पूरे नंबर आ जाएं। तो मेन पिगमेंट हो गया यहाँ पे, और ये सेकेंडरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट का जो प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने है उसका नाम है क्लोरोफिल हो गया। एसेसरी पिगमेंट को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं यहां से। एक है वाटर सॉल्युबल, दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल। तो यहां से एक को बोलते हैं कैरोटिनॉयड, कैरोटिनॉयड्स, और दूसरे को बोलते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। कैरोटिनॉयड में फिर 2 पार्ट मैंने कर दिया यहां से। एक को बोलते हैं कैरोटीन और दूसरे को बोलते हैं जैंथोफिल, जैंथोफिल। और यहां से फाइकोबिलिन्स में क्या हो गया? फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, और दूसरा हो गया फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। ये आ गया। अब आपके पास एक और बात आ रही, क्लोरोफिल के बारे में ले आ रहे हैं। क्लोरोफिल के बारे में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अरे गजब, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और एक है बैक्टीरियो विरिडिन। ये आपके पास आ गया यहां से। फिर आपके पास यहां से आ रहा मैकेनिज्म। इसको कलर बदल दे, अच्छा लगेगा आप लोगों को, रंगीन मिजाज के। मैकेनिज्म में आपके पास
प्यारा सा नाम है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब जगह नहीं है, भरना पड़ेगा लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहां से इसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसमें आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा साइक्लिक और दूसरा मिलता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक दूसरा नॉन साइक्लिक। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सोचो, फिक्सेशन ऑफ CO2। यहां से कैसे मिलेगा, C3 साइकिल, C4 साइकिल। और एक होता है कैम प्लांट, ये हो गया कैम प्लांट। शायद अब याद आ गया होगा आपको, इतना केस हो गया है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम प्लांट, और याद रहेगा, C3 C4 और कैम प्लांट, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। बोलते जाओ, बनाते जाओ। फोटोसिंथेटिक पेमेंट मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी 3 स्टेप में। बोलो और बनाओ, तब याद होगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैकेनिज्म, फोटोसिंथेटिक प्राइमरी पिगमेंट, सेकेंडरी कैरोटीनॉइड, फाइकोबिन, फाइकोरेथिन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल। ए से क्लोरोफिल, ई आया, जैन क्लोरोफिल, ई के बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोवेडिन। आ रहा है, टेंशन न लेना। दिमाग में जा रहा है, दिमाग से जा रहा है। में और से में अंतर है, में और से जा रहा है, जियो से। थोड़ा जल्दी लिखो राजा। याद हो गया किसी को? उन्नत याद हो गया? बना दोगे? आओ, याद कर रहे, वे पागल हैं इनके, हिम्मत करो। अब हम लोग यहां से पढ़ने चल रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को। पिगमेंट मतलब होता है बेटा, हम हिंदी अगर इसकी बताएं तो प्रेम से इसको कहते हैं रंजक। रंजक का मतलब होता है ना, रंग देने वाले सब्सटेंस ही कहलाते हैं पिगमेंट। वो कौन कौन से हैं जो रंग देते हैं आपको, समझ गए? ये सब रंग देने वाले लोग हैं, लेकिन इन रंगों में क्या होता है, कौन सा रंग आप पे चढ़ेगा, सवाल इस बात का है। समझ गए? रंग दे रंग दे रंग दे, कौन सा रंग चढ़ाएं आपके ऊपर? देखो यहां ब्लैक है, वहां रेड है। अब सोचो, यहां से आइए ले चलते हैं आपको रंग के बारे में। यहां से आया क्या, पिगमेंट। तो सबसे पहले यहां पिगमेंट में हम लोग देखेंगे, क्लोरोफिल की ही बात कर लें, एक एक का पोस्टमार्टम करते चलते हैं।
क्लोरोफिल जो है इसको आइसोलेट करने वाले का नाम था विल स्टार्टर और स्टॉल। याद करोगे? नहीं याद, कभी आया नहीं, पुराना हो गया। विल स्टार्टर और स्टॉल। अब यहां से हम एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, चलो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये होता है वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है भैया। जैसे इमेजिन करो, जान लो ये पानी है ना, अगर इस पानी में इस मार्कर को डाल दे तो मार्कर घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। अगर इसमें एक आम की पत्ती डाल दे तब घुल जाएगी? पत्ती हरी होगी, पानी हरा होगा। पत्ती निकाल ले फिर पानी वैसे रहेगा। इसका मतलब पत्ती के अंदर जो हरा रंग है वो इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब पत्ती इसमें घुल नहीं रही है। इसका मतलब पत्ती पानी में इनसॉल्युबल है। इसका मतलब पत्ती के अंदर का जो पिगमेंट है वो पानी में इनसॉल्युबल है। अभी नहीं समझ में आया? अब देखो ध्यान से, वापस आते हैं। तो वाटर इनसॉल्युबल हो गया कौन? क्लोरोफिल हो गया। अब दूसरा केस देखिएगा, ये क्लोरोफिल जो है कई पार्ट में होता है, तो अभी मैंने नाम लिखा हुआ था। असलियत में जो क्लोरोफिल है वो किस रूप में होता है ये देखना है। तो ये होता है प्रोटोक्लोरोफिल के फॉर्म में। प्रोटोक्लोरोफिल होता है और ये बदल जाता है क्लोरोफिल में। प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल, ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ था। और ये कैसा होता है? एक्टिव फॉर्म होता है। पढ़ा इसलिए रहा हूं जिससे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बन जाए आपके। क्या मिला? प्रोटोक्लोरोफिल इनएक्टिव है और क्लोरोफिल कैसा है? एक्टिव है। एक याद रखिए क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, तो इसका जो 6th और 7th कार्बन होता है उसी 6th एंड 7th पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसके किस रूप में? किस पे ऐड? कहां पे? ऑन 6th एंड 7th पोजीशन। तो 6ठे और 7वें पोजीशन पर आकर के एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तब ये हो जाता है क्या? एक्टिव क्लोरोफिल होता है। तो सवाल इसका है, यह अटैच तो हो रहा है, उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर याद कर लें। क्लोरोफिल की जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा 2 पार्ट में आती है। एक तो इसकी हेड होती है और एक इसका टेल होता है। जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास आ रही है। इसमें एक मिलता है हेड और इसमें एक मिलता है टेल। हेड का नाम यहां पे हम लोग बोलते हैं पाइरॉल हेड कहते हैं। प्रेम से बोलो पाइरॉल। और इसको बोलते हैं फाइटॉल। पाइरॉल हेड हो गया और फाइटॉल टेल हो गई। इसका जो हेड है, इसमें इसका जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। जैसे हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आपको मिलता है हीमो आयरन, वैसे यहां पे इसका हेड जो है मिला होगा किससे? मैग्नीशियम से। अब आप देखेंगे इसका जो हेड होता है, कौन बताएगा? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है? हाँ, हेड जो है वो कैसा हो गया और ये कैसा हो गया? हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफोबिक इसलिए होता है क्योंकि टेल जो होती है वो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये क्या होती है?
टेल जो है इसकी क्या है, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो हाइड्रोकार्बन की चेन हो जाती है, कैसे पता चलेगा, यहां पे सवाल इसका है। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। जब यहां से हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए को आप यहां से तोड़ दो, C55H72O5N4Mg। क्या मिला, C55H72O5N4Mg। फॉर्मूला तो छोटा है, आसान भी है। देखो यहां से 5572 ये चेन हो गई ना हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन की चेन के कारण ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और दुनिया में जितने लोग हाइड्रोफोबिक होते हैं वो सभी लोग क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। कैसे होंगे, अरे गलत कर दिया, इसको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, लाइपोफिलिक कहते हैं। समझ में आया, जुबान है कभी कभी फिसल जाती है ना, क्या करोगे। अब देखो ध्यान से, गलत होने से पहले सही हो जाता है, यही खास बात है। यहां से क्या हो गया, लाइपोफिलिक है। अब यहां से जो हेड है हाइड्रोफिलिक है, उल्टा कर दो इसको बेटा, लाइपोफोबिक कर दो। अच्छा ये लाइपो मतलब क्या होता है, समझ गए, PHOBIC, लाइपो डबल हो गया, क्या हो गया, सोचो, लाइपो का मतलब यहां पे लिपिड हो जाता है। तो लिपिड में क्या है, जल में घुलनशील, जल को अट्रैक्ट करने वाला, ये हाइड्रोफिलिक है। फाइल मीन्स लवर, जो पानी को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और पानी को जो दूर भगाए उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया, फोबिया मीन्स होता है डर, है ना। जैसे आपका आएगा अभी नीट का एग्जाम, तो वो होगा आपके लिए एक डर, है ना। टेस्ट में तो कोई डर नहीं लगता, मुंह उठाए चले आते हैं, भैया चलो टेस्ट है आज, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, क्या मतलब होगा। तो नीट का आपको एक लगेगा डर, चाहे जितना होगा, बदमाश बच्चा एक बार थोड़ा सा उसके अंदर डर जरूर पैदा होगा, होना भी चाहिए। और जो ज्यादा पढ़ा होगा उसके अंदर ज्यादा डर होगा। तो अगर आपको ज्यादा डरना तो ज्यादा पढ़ लीजिए, आप बोलेंगे तो उल्टा कौन से बता रहे हैं ना पढ़ेंगे ना डरेंगे ना। देखो बन गया, आओ वापस आते हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देख लिया है। क्लोरोफिल में जो है इसके पास चले आओ, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप। कोई ये ना पूछना सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यहां फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिथाइल होता है। क्रियात्मक समूह, अब हिंदी समझ गया समझ, बहुत जगहों पे अगर हिंदी नाम बोल दिया जाए समझ में आ जाता है। कहा आया, डिफाइन करो फंक्शनल ग्रुप को, बोलो। हाँ, तो यहां से क्या होता है, ऐसे बोलो ना, बोल नहीं पाते हैं। कोई आपने एटम ले लिया है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपने अल्कोहल ले लिया है, COOH ले लिया है, CHO ले लिया है, C डबल बॉन्ड O ले लिया है, एटम है ना ये आपका, ऐसे, या ग्रुप ऑफ एटम हो गए हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। मैं फिजिकल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं फिजिकल सेम हो जाती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट देखो किसी किसी का सेम होता है ना, तो उसे हम नहीं बोल रहे हैं, सामान्य तौर पे कह भी सकते हैं। ज्यादा क्लैरिफिकेशन केमिस्ट्री में जाइएगा। हम तो देखे यहां से
एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, है ना। किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाला जो है ऊपर लगा हुआ, उसी का नाम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। नहीं समझे? यही खोपड़िया काट दो, है ना, और आदमी को लटका दो 3-4 लोगों को वैसे, और खोपड़ी काट दो, अब पहचानोगे क्या वो शरीर किसकी है? सारा खेल किसका है? चेहरे का। तेरे चेहरे में वो जादू है। अब देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, चेहरा क्या देखते हो, मिटा दें इसको। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा। अब सोचो, किताब तो ढेर पढ़ लिए आप लोग, चेहरा पढ़ के देखो। आगे वाली लाइन नहीं गाएंगे। सोचो, हमारे पास पिगमेंट था ना क्लोरोफिल ए, अरे क्लोरोफिल बी लिखना है बेटा, क्लोरोफिल बी आ जाएगा। ये जो क्लोरोफिल बी है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg, याद कर लो, 557064 mg। क्या किया उसमें से जानते हो? यहाँ 72, वहां 5 था, यहाँ 2 कम किया, 1 बढ़ा दिया, बाकी सब सेम हो गया। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लिया करो, 2 कम किए 1 बढ़ा दिए, बस बात खत्म हो गई। इसका फंक्शनल ग्रुप याद कर लो, CHO होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आप जाएंगे ना, वहां पे देखो, जब आप एल्गी पढ़ते थे, कौन सा एल्गी? साइनोबैक्टीरिया, भुला गए? ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां पे सबसे पहले क्लोरोफिल आया था ना। और हायर प्लांट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल को बताया था उसने, क्लोरोफिल एक ही बात किया था, भूल गए सब? याद रखो, याद रखो, कभी मौका मिलेगा तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना। लगातार दिन भर की क्लास, तो एक दिन दिन भरवा क्लास पढ़ते हैं, है ना, संडे। अभी मौसम बनने दो। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। वो मैंने कहा नहीं, जैसे जैसे नजदीक आपका एग्जाम आता है, वैसे वैसे आपका डर बढ़ता जाता है। तो जब डर आपका बढ़ता जाता है, तो उस समय आप क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा हो तारनहार जो हमको सब पढ़ा दे, है ना। तो उसी का लोग फायदा भी उठाते हैं, तो वो आते हैं, पता लगा पढ़ा दिए। आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़े होते हैं जो उनको आता है, तो खूब पढ़िए, आएगा। तो एक संडे ऐसा होगा जब एग्जाम करीब आएगा ना, तब उस समय आपका कंसंट्रेशन खूब बढ़ेगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, पढ़ाने में बहुत मजा आती है, क्योंकि हम जैसे बोलेंगे वैसे आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे। और यहाँ अभी कंसंट्रेशन नहीं, तो हम इधर बोलते, तुम उधर उंगली करते हो पड़ोसी को, कहा हो, कहाँ से आए हो। अब देखो ध्यान से, अगला देखो, ये क्लोरोफिल बी है, तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला आपने याद कर लिया है। तो कभी आपसे क्लोरोफिल में से जो क्वेश्चन पूछेगा, पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, फिर पूछेगा रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल बी, मतलब क्लोरोफिल ए मतलब सेंट्रल मेटल उसका कौन सा होता है? Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। अब फिर क्लोरोफिल वाटर में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, ये भी आपको पता चल गया, कोई टेंशन नहीं है। फिर पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए हो गया। इतना आपको यहां से क्लोरोफिल के बारे में याद करना था, आई थिंक समझ गए होगे अब ना। अब दूसरा केस चलते बेटा, यहां से हो भैया, जो है कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं। आओ, कैरोटिनॉइड्स, पहला पॉइंट यहां से आपके सामने ले आया मैं, एसेसरी पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स होता है। और इसमें क्या मिलेगा आपको, बोलो? वाटर इनसॉल्युबल भी होगा।
इसका एक बच्चा था, उसका नाम था कैरोटीन। इस कैरोटीन के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे बेटा, तो भैया कैरोटीन का कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली एग्जाम्पल याद कर लेना है। अगर वो एग्जाम्पल वो याद हो जाए, काम मजा आ जाए। इस समय कौन सा महीना चल रहा है? कैरेट का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, और अभी कैरेट इस समय खूब है। कैरेट से कैरोटीन निकाल लो, है ना। गाजर खूब खाओ, आंख की रोशनी बढ़ाओ, समझ गए। तो अब इस समय खाएंगे, उसमें विटामिन कौन सी मिलती है? विटामिन ए। कौन सी? विटामिन ए। तो कैरोटीन का मतलब होता हमारे पास, यहां से ले आते हैं, इससे एक पॉइंट बोलते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन कैरेट, रिच सोर्स होता है यहाँ पे कैरेट का, विटामिन ए का। अब बीटा कैरोटीन, तो यहां से अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे यहाँ विटामिन ए का सोर्स होता है बेटा ये। अब विटामिन ए का नाम क्या होता है? इसे नाम से जानते हैं रेटिनॉल। नाम होता है यहाँ पे रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए होता है। अब यहां से ये देखने काम आएगा, कैसे आएगा मैकेनिज्म आपको नहीं जाननी है, क्योंकि काट दिया गया। समझ गए? अब सोचो, तो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हमारे पास विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन कन्वर्ट करी जाएगी किसमें? विटामिन ए में। तो मिलेगी कहां से? कैरेट में मिलेगी। तो अगर हम बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर दें, कहां? यहां नहीं कन्वर्ट करेंगे, बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां ऐसे एरो मार करके लिख दें, यहां से कन्वर्ट, कन्वर्टेड इनटू। आप समझ गए? विटामिन ए हो गया, कहानी खत्म हो गई कैरोटीन की। अब इसमें कैरोटीन आपने देखा होगा, कैरेट किस कलर का होता है? रेड कलर का, है ना। लेकिन पूरा लाल नहीं होती। अब तो अलग अलग कलर भी आने लगे ना, पीली कलर आ रही है, ऑरेंज कलर आ रहा है, तो वो डार्क रेड भी हो सकता है, कभी 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 लाइट रेड होता है। तो हाँ, अब तो बहुत सारे कलर आ गए हैं, क्योंकि अब जानते हो अब दिक्कत आ गई। अब कैसे लोग आ गए? हाइब्रिड लोग आ गए हैं, ना इधर के ना उधर के, वो रह गए कहाँ के? अब समस्या है ना, बीच वालों से हरदम समस्या रही है। ध्यान से देखो, जब बीच वाले आए तो लोग कहाँ भाग रहे हैं? पुराने वालों के पास आने। देसी कहाँ मिलेगा? देसी, देसी, समझ गए। तो कहीं कहीं देसी नुकसान करता है, कहो भैया उसमें देसी नुकसान करेगा, तो देसी नहीं लेते हैं वहां पे। वहां तो चाहिए बढ़िया, क्या? ब्रांडी, विस्की, रम, डिस्टिल्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिल्ड अल्कोहल। सब कुछ आता है नीट में, टेंशन ना लो। कौन सा है? विस्की, ब्रांडी, रम, ये डिस्टिल्ड अल्कोहल है। ये किताब में लिखा हुआ है तुम्हारे, कहां पे? वहां मिलेगा, मिलेंगे हम लोग अल्कोहल के मिलेंगे तो बताएंगे आपको। चहक रहे हैं पीने वाले, महक रही है मधुशाला, आपका ध्यान है किधर? है कैरोटीन है इधर, देखो मधुशाला है इधर। अब देखो, देखो यहां से कैरोटीन की बात कर लेते हैं। ये कैरोटीन आपके सामने आ चुका है, वाटर इनसॉल्युबल। मेरा कहना ये था, गाजर का हलवा तो खाए होगे, अगर वो गाजर पानी में घुल जाती तो हलवा आपको मिलता? नहीं मिलता। तो इसका मतलब है गाजर जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रही है। तो ये वाले पिगमेंट भी कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इन्हें याद कर लीजिएगा कैरोटीनॉइड्स के बारे में। हे भैया, इसका एक फॉर्मूला है, याद कर लो, C40H56, है ना। अब के 56, 40, 56 भूल जाओगे? भूलते तो सब है, नहीं कह रहे हो खाली। देखो ध्यान से, C40H56 होता है यहाँ पे। इसको कहते क्या है? कैरोटीन कहते हैं। चले आगे।
अब देखो ये बच्चा इसका दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा बच्चा इसका जैंथोफिल बचा हुआ है, जैंथोफिल है। जैंथोफिल में क्या करोगे आप जरा सोचेंगे, पहले तो क्या कर दो, वही कहानी है, वाटर इनसॉल्युबल है। और क्या होता है ये, एसेसरी पिगमेंट ए भी है बेटा, एसेसरी पिगमेंट ए भी है। और इसमें क्या लिखते हैं, एक पॉइंट है, इट इज ऑक्सीजन डेरिवेटिव पिगमेंट, ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ क्या, ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, कैरोटीन का ऑक्सीजन डेरिवेटिव होता है ये। इसका एक फॉर्मूला आप लिख लो भैया, C40H56O2, बस इतनी सी बात याद आपको करनी है। जैंथोफिल हो गया आपके पास, पिगमेंट है ना। अब सोचो इसके बाद एक और पिगमेंट हमारे पास आ रहा है, उसका नाम होता है क्या, फाइकोबिलिन्स नाम है। उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, फाइकोबिलिन्स एसेसरी पिगमेंट है और वहां पे फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन ने आपको क्या दिया है, साइनो वर्ड जब कभी आए तो समझ जाना ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एरिथ्रिन एरिथ्रो वर्ड जब आएगा तो उसको बोलते क्या है, रेड कलर। तो फाइकोबिलिन्स अगर आया, फाइकोबिलिन्स, इसमें एक बात आप याद करेंगे, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। और ये हमारे पास क्या है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, और दूसरा है फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन इसने रेड कलर दिया आपको, खत्म हो गया यहां से। अब सोचो यहां एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, एक बार नीट ने एक सवाल पूछा था, वो क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, और उसमें एग्जाम्पल था एंथोसाइनिन। क्या नाम था, एंथोसाइनिन। और हमने ये बात आपको एक जगह पर पढ़ा रखी है, कहां पर पता है, एंथोसाइनिन प्रेजेंट था सेल सैप में, नाम है सेल सैप। सेल सैप किसके अंदर होता था, ये ना बोलना सेल के अंदर, बताओ सेल सैप किसके अंदर होता था, ये कहां गया, कुछ है नहीं यार, यार मारपीट करने वाला, प्रोटोप्लान के अंदर तो गधा, प्रोटोप्लान के अंदर नहीं होता है, सेल सैप किसके अंदर होता है, वाह याद नहीं आ रहा, वैक्यूल्स के अंदर होता है। कहां है, वैक्यूल के अंदर होता है। तो वैक्यूल्स के अंदर क्या मिला, सेल सैप, उसमें आया क्या, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट था, नाम क्या था उसका, एंथोसाइनिन नाम था। अब चलो वापस आते हैं, ये तो पिगमेंट हमारे पास है बहुत सारे, जो क्लोरोफिल में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले हैं बेटा। एक पॉइंट लिखिएगा, बड़ा प्यारा सा बताने जा रहा हूं आपको, नीचे लिखो, दीज, ऐसे लिखेंगे, एसेसरी पिगमेंट्स, दीज एसेसरी पिगमेंट्स फॉर्म्स प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड क्लोरोफिल, प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड क्लोरोफिल। यहां पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, और क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे, प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल
प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। कभी कभी अगर आपको धूप में रख दिया जाए, जब वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर होता है और दोपहर में आपको वहां 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए छत पे, तो 2 घंटे बाद आपका क्या हाल होगा। नमस्ते इंडिया, है ना। गए तो थे बहुत तौबा करके, लेकिन 2 घंटा बाद भैया अब तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो अब आपकी एनर्जी वहां से लॉस हो रही थी, इसका मतलब आपका हो गया क्या, किसके प्रेजेंस में, तो वहां डिस्ट्रक्शन होगा, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो अगर तेजी से लाइट अचानक क्लोरोफिल पे जाएगी ना, तो वो सारी लाइट जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो लाइट आ रही होती है, अभी आपने सुना था ना विबग्योर, है ना, 7 कलर वाली लाइट आई थी, वो उसकी जो वेवलेंथ होती है, उतनी वेवलेंथ डायरेक्ट अगर क्लोरोफिल पे जाए तो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उससे पहले ये लोग खुद ट्रैप कर लेते हैं लाइट को। क्या करेंगे, खुद ही ट्रैप कर लेंगे लाइट को। जैसे मान लो तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, तो तुम्हारे आगे पीछे 2 4 10 चमचे टहलते रहेंगे, छोटके छोटके डॉक्टर रहेंगे ना, वो नर्सिंग वाले होंगे, डिप्लोमा वाले होंगे, वो सब टहलते रहेंगे, तुम्हारे पास तक आने नहीं देंगे जल्दी किसी को, है ना। तुम्हारे गेट पे 10 लोग खड़े रहेंगे, कहाँ डॉक्टर साहब मिलना है ना। तो डॉक्टर साहब कहाँ है, चैम्बर में ना रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बारे सब लौट जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब फिल्टर करके लोगों को भेजेंगे आपके पास, समझ गए। जो पैसे वाले लोग होंगे वही अंदर जाएंगे, मालदार आदमी जाएगा, बाकी सब निकल जाए रिजेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन चल रहा था, तो लाइट को ये लोग लेते हैं, ट्रैप करते हैं, और फिर क्लोरोफिल को देने का काम करते हैं। इसलिए उसको बोले हैं कि ये प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। शील्ड बनाने के बाद फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप समझ गए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है, इनको हम लोग कहते हैं एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं, समझ गए। अब एंटीना जो है ये लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करोगे, बुक, यहां से भैया बुक दे रहे हैं हमको, इन्होंने कहा 139 पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, अभी ये आएगा बेटा, हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझ गए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, तब तक इंतजार करो, कोई टेंशन नहीं है। अभी उसको ऐसे रहने दो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझते रहो। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक एक लाइन को तोड़ेंगे, आप ही के सामने तोड़ेंगे, समझ गए। डरो मत, कोई टेंशन नहीं है। आओ, ये तो हमारे पास पिगमेंट चल रहा था, आइए अगला टॉपिक कराते हैं आपको। यहाँ कोई टेंशन है, एक बार बोल, सोच लो, सोच लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, रील घुमाओ। आओ देखें, अगला केस आया हमारे पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, बड़ा आसान सा पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी का कुछ ग्राफ है, वो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन कैसे है वो समझ में आएगा आपको थोड़े समय के बाद। देखो यहां से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, अवशोषित करना, ग्रहण करना। स्पेक्ट्रम सुने हो, अगर किसी आदमी को ऐसे छत पे ले जाओ, है ना, और वही धक्का मार दो, अरे एकदम बहुत ऊपर जाए, जहां से आपको देखने में भी थोड़ा समय लगे, वो आ रहा है। नहीं, जब 20 25 30 मंजिला से गिरेगा ना, ऊपर से 40 मंजिला से, तो धीरे धीरे आता रहेगा ना, तो आपको दिखता रहेगा वहां से।
चिल्लाता हुआ आएगा, हाथ पैर को घुमाता हुआ आएगा, रेडिएट करेगा वो। उड़ गया इसे रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करता है। तो नीचे से आपको लगेगा स्पेक्ट्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या है? स्पेक्ट्रम। देखो यहां से हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में, भैया बताए होंगे आपको, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हुआ था, सुने थे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिर सुने होंगे आपको वहां पे ढेर सारी सीरीज मिल रही थी। क्या मिली थी? लाइमन बामर सीरीज होती, बामर पुंड मुंड हुंड सुंड, सब सीरीज मिली थी ना वहां पे, जो भी मिली रही हो। ऐसे तो याद करोगे ना, हुंड मुंड सुंड फुंड, लाइमन बामर पाचर ब्रेकट फुंड, ऐसे तो याद करना पड़ेगा आपको, तभी दिमाग खुलेगा ना। समझ गए ना? कुछ तूफानी तैयारी करो जिससे किसी को सुनाओ बाद में, नहीं क्या होगा? वो जवानी जवानी नहीं जिस जवानी की कोई कहानी ना हो। समझ गए? क्या सुनाओगे? और लाख गहरा हो सागर तो क्या जिस सागर में, बनिया कहाँ गया यार देखो पानी का कितना एग्जाम्पल सेट है ना। कहा लाख गहरा हो सागर तो क्या जिस सागर में, गा सकते हो? गाओ। यहां काहे नहीं गाओगे? का ससुराल में गाओगे? अब देखो ध्यान से, तो बेटा कहानी बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो कहानी कुछ ऐसे करो, तैयारी कुछ ऐसे करो कि दुनिया में शोर मचा दे। क्या? रिजल्ट बोलता है, कर्म बोलता है, समझ गए ना। लेकिन तुम लोग तो दिक्कत वाले हो ना। समस्या इस बात की है कि यहाँ टेंशन इस बात का है कि हम लोग आज नए जमाने के लोग हैं, तो यहाँ जो है वो, यहाँ कर्म नहीं बोलता है, हाँ? यहाँ परफ्यूम बोलता है। सवाल इस बात का है कहो भैया, सुगंध किसकी आ रही है? परफ्यूम की आती है। आनी किसकी चाहिए? कर्म की। आपका कर्म बोलेगा तो उसकी सुगंध जो होगी ना वो कैसी होगी? स्टेबल होगी। और ये परफ्यूम तो 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा ना भैया। कुछ लोग बिना नहाए चले आते हैं क्लास में, समझ गए। तो ऊपर से तो सुगंध मान लेते हैं, लेकिन अंदर वाली जो सुगंध निकलती है वो बर्बाद कर देती है लोगों को। उसको कैसे बदलोगे? अब मजा आई, अभी समझ में आ रहा। अंदर की सुगंध निकली धीरे धीरे करके, पी वो तो नहीं बदल पाए। बाहर से परफ्यूम मार के सुगंधित हो गए, आज नहा लिए, रोज नहाओ। समझ गए? लेकिन सवाल इस बात का है, कर्म करो, खूब पढ़ो बेटा, आपकी सुगंध फैलेगी यहां से। जब रिजल्ट आएगा ना तो लोग कहेंगे क्या तैयारी किया था उसने, अंडर कवर्ड होकर के रिजल्ट निकाल दिया। देखो ध्यान से, आइए स्पेक्ट्रम पे हम लोग वापस आते हैं। शायद समझ गए होंगे इतनी देर में कहानी। वहां पे रेडिएशन होता है ना। जो लाइट रे है ना उसको स्प्लिट कराओ आप। स्प्लिट कराने का मतलब तोड़ दिया जाए उसको छोटे छोटे पार्ट में। तो जब आप प्रिज्म से तोड़े थे तो उसके 7 कलर निकल के आए थे ना, VIBGYOR ऐसे आया था ना। इसको हम लोग बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सोचो कि रेड वाली लाइट, और ये वेवलेंथ की बात करते हैं, तो किसकी वेवलेंथ कितनी होती है, यहां पर आइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग सीखने का काम करते हैं। ध्यान देना, हमने ऐसे एक लाइन बना दी, लाइन पे हमने ऐसे एक काम कर दिया। क्या काम किया? यहां से यहां तक का जो रीजन था, इस रीजन को हमने बोल दिया क्या? विजिबल, विजिबल रीजन हो जाएगा ये। तो यहाँ की जो लाइट होती है वो कौन सी लाइट आएगी? विजिबल लाइट आएगी। तो आपने यहां पे लिख दिया VIBGYOR, ऐसे आर हो गया, तो विब ग्योर हो गया। ध्यान देना, तो 390 390 नैनोमीटर या मिली माइक्रोन की बात किया। इतने नैनोमीटर की लाइट से कहां ले लिया? 760 नैनोमीटर तक चले गए।
आ गया। यहां तक का जो रीजन हमको मिलता है ये कैसा मिल गया है, विजिबल हो गया है। इससे पहले का और इसके बाद का, इसके पहले का जो रीजन आया आपका उसे कहते थे यूवी रेज वाला रीजन है, तो यूवी रेज आ रही यहां से। और इसके बाद का जो रीजन आ रहा ये कैसा हो जाएगा, ये इंफ्रा रीजन हो जाएगा यहां से। तो इंफ्रारेड लाइट आएगी यहां से, इंफ्रा लाइट आती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से इधर चलते हैं तो यूवी लाइट आएगी, यहां से इधर चलते हैं इंफ्रा लाइट आती है, इंफ्रारेड लाइट आती है, और बीच में जो है कौन सी लाइट आती है, अब आप सोचिए प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेगा उस फोटोसिंथेसिस में किस लाइट का यूज करेगा, विजिबल रीजन की लाइट का यूज करेगा। यहां से एक सवाल बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम आपको कैंडल जला करके कहे फोटोसिंथेसिस करो तो आप फोटोसिंथेसिस करेंगे, पहली बात तो हम कहां करेंगे, प्लांट करता है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, हाँ, टॉर्च जला देंगे तो करेगा, मोमबत्ती जला दिए तो करेगा, ले क्यों नहीं करेगा, तो तुम्हें कैसे पता उसमें वेवलेंथ वाली नहीं है, अब याद रखो फोटोसिंथेसिस नॉट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, नीचे लिख लो यहां पे एक पॉइंट बना करके, फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन source of light but it depends upon wavelength of light, wavelength of light, लाइट की कितनी वेवलेंथ आई है, जिस वेवलेंथ पे वो क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाए उस वेवलेंथ से हम लोग फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। अब वो चाहे टॉर्च की लाइट हो, चाहे कैंडल की लाइट हो, चाहे वो जिसकी भी हो, सनलाइट हो। अब देखो ध्यान से, यहां से आया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, उस पॉइंट को यहां आकर के नोट कर लो, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन किस रीजन में होती थी, इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे, सिंथेसिस अकर्स इन रेड एंड ब्लू रीजन, अनलीस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन रीजन। अभी भी नहीं आया, तो जहां पे ग्रीन है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट, पत्तियां ग्रीन है और ग्रीन वाले में फोटोसिंथेसिस का रेट कम है, समझ गए ना, पत्ती लाल होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये तो केस हो गया, समझ में आ गया ना, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा इस वाले रीजन में आ जाएगा, वेवलेंथ के वीब ग्योर रेड आ गया, या इसका वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है, ज्यादा है ना, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है ना, यहां आ गया। एक सवाल और आता था, फिजिक्स में आता है, कभी कभी आप निकाल लेते हैं, मैं तो पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन वहां हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था ऐसे, आर एक्स यू रक्सु वी मार, ये गामा, एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स,
ऐसे आती हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच उनका क्या पूछता है, ग्राफ पूछता है, और उसमें से पूछता क्या है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसे सवाल एक पूछता था। तो कभी आप इसको लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को, है ना। तो फिलहाल वापस आइए फोटोसिंथेसिस पर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का केस हम लोगों का समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं कहां पे, दूसरे वाले पे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, उस पे हम लोगों को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट के नाम आप लिखिए। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये तो लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, यही हम मैकेनिज्म लिख दें बस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट की बातें करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट की बात जो होती है, एक एक्सपेरिमेंट आपके पास ले आ रहे हैं, उसे नाम देते हैं फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट। फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट। देखो, फ्लैश करना और फ्लश करना दोनों में अंतर है। फ्लश मीन्स, और यहां पे फ्लैश आया है, तो फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट है कि उसे कहते हैं रेड ड्रॉप, और तीसरा कहलाता है इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। आ गया समझ में, कोई टेंशन? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? ओ, समझ में आ गया ना? देखो, अब एक एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट आप लेंगे, देखो फ्लैशिंग लाइट लानी चाहिए थी यार, टार्च। अरे दुबई वाली टार्च लाओगी क्या? अब देखो ध्यान से, टार्च, अब पता नहीं था ना ये चैप्टर पढ़ाना है, ये तो सोच लिया पढ़ा देते हैं। अब देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं क्या, लाइट मारते हैं एक प्लांट पर, है ना। इसमें आपको दो वर्ड पहले समझने हैं। एक वर्ड को आप समझिएगा मोनोक्रोमैटिक, और दूसरा वर्ड आपके सामने लाएंगे सिनक्रोमैटिक। एक वर्ड है मोनोक्रोमैटिक और दूसरा है सिनक्रोमैटिक। दोनों की मीनिंग हम लोगों को सीखनी है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। मोनो मीन्स, क्रोमा मीन्स कलर, सिन मीन्स होता है ग्रुप, है ना। एक साथ कलर होंगे तो मोर देन वन कलर, आप इसको याद कर लेंगे। और एक, अब सोचिए क्या करना है प्लांट को, ये तो वर्ड आ गया, इस वर्ड को यहां पे रख दे। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट पर। तो इसका यूज करेंगे इस वाले में, रेड ड्रॉप वाले में। फ्लैशिंग लाइट में क्या करते हैं कि प्लांट को हम लोग लाइट देते हैं। जैसे आपके घर में छत पे गमले पे कोई प्लांट, गमले में कोई प्लांट लगा रखा है, आपने क्या किया है, उस गमले को उठा करके लाइट में रखा 2 घंटे के लिए, अब फिर 2 घंटे के लिए उसको उठा करके ऐसे डार्क में रख दिया, फिर 2 घंटे के लिए आपने उसको लाइट में रखा, अब फिर 2 घंटे के लिए क्या किया आपने, उसको डार्क में रख दिया है। अब सवाल इस बात का है, जैसे अगर हम लोग यहां पे ऐसे क्या कर दें, लाइट डार्क कर दें, कितने घंटे के लिए?
फिर हम लोगों ने क्या किया, ऐसे लाइट कर दिया, है ना, मरोगे नहीं, टेंशन ना लो। तो अगर ऐसे क्या किया आपने, सोचो, 2-2 घंटे का आपको करना, आप 1-1 घंटे का स्लॉट ले लीजिए, कोई भी स्लॉट कर लो आप, करना आपको क्या काम है, लाइट और डार्क में एक टर्म आपके सामने ले आ रहे हैं, उसका नाम पहले लिख लो, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। फोटोसिंथेटिक ईल्ड। अच्छा, जब ईल्ड की बात आएगी तो इसका मतलब आप बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक ईल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। भैया काम का आपको क्या करना है कि जब आप लाइट में रखेंगे ना, तो उसमें आप उसका प्रोडक्ट निकालिए, मेजर करिए कैसे बनेगा, वो कितना बना, तो वही चीज कहलाता है फोटोसिंथेटिक ईल्ड। अब इसको किस रूप में मेजर करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसा नहीं होगा। ध्यान देना, अभी अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ऐसे लाइट लिया था, लीफ लीफ के ऊपर मारा था, तो लीफ ने कुछ निकाला था, क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाला। ये ऑक्सीजन जो निकल रही है, इसी को आपको मेजर करना है, और इसी के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ईल्ड। समझ गए। जैसे क्या हुआ था, वो फिजिक्स वाले भैया ने क्या कहा, एक मेटल ले लिया, यहां पे एक लाइट मारा, मारा टन से, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए टन से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आए, कहां गए ये, जहां जाए, तो एक बार लाइट, 2 बार लाइट, 3 बार लाइट, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी बात कर रहे थे। आप यहां पे जब लाइट मारे, फोटोसिंथेसिस में कितनी ऑक्सीजन निकलती है, इसी को बोलते हैं क्वांटम यील्ड। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, 1 molecule of oxygen release by the applying how many number of quanta of light। उल्टा बोलो, एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितने लाइट क्वांटा की आवश्यकता पड़ेगी, समझ गए। उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड। नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड क्वांटम यील्ड। कुछ नहीं समझ में आया, थोड़े मारे ढेर रोआई, ढेर के मारे चुप, नहीं सुने हो। किसी को अगर ऐसे मारो, टक्का से मारो, शुरू हो जाएगा। छू दो ऐसे ना, तो टींग ऐसा चिल्ला जैसे लग रहा पूरा मोहल्ला। अब आपने पीट दिया कायदे से, बुलाओ अगर इधर आओ, और दे दिया कायदे से, खूब खींचो, मन भर जाए। देखो बोलना, रोना चुप कर दे, एकदम चुप हो जाएगा। समझ गए ना, प्रैक्टिकल करके देखना, हम तो बहुत बार मारते हैं आप लोगों को। तो उसका कॉन्सेप्ट ये रहा, थोड़े मारे ढेर रोआई, और ढेर के मारे चुप। तो किसी को मारो तो थोड़ा मत मारो, नहीं नाम तो लग ही जाएगा ना, मार दिए, है ना। तो ना बदमाश क्रिमिनल का आत्मक शांति नहीं, अपने आत्मक शांति दो ना, उसकी आत्मक शांति मत दो तुम। मार किस लिए रहे हो तुम, किसी को मारने के लिए मारे क्यों आप किसी को, पता है, आपकी आत्मा को शांति मिली, सुकून मिला, उसने, मैंने उसको मार दिया। अगर गधा उसकी आत्मक शांति मिलेगी तो तुम चले जाओगी कहां। हाँ, देखो ध्यान से, याद रखो, कितना क्वांटा चाहिए ऑक्सीजन निकालने के लिए, सवाल इस बात का था। नंबर ऑफ क्या चाहिए, क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। नोट कर लो यहां पे, अमाउंट ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड, number of quanta required for the removal, release of 1 molecule of oxygen, release of 1 molecule of oxygen called quantum yield।
आप नीचे लिखिएगा यहां से डायरेक्ट रिजल्ट, 8 क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 क्वांटा से अगर एक ऑक्सीजन निकलती है, सोचो 8 क्वांटा से एक ऑक्सीजन निकलती है, तो 1 क्वांटा से कितनी निकलेगी, 1/8 ऑक्सीजन निकलती है। आंसर कितना आया, बोलो, 0.0, फिर क्या आया, अरे 0 पॉइंट कितना आया, 0.1, और फिर आया 2, 10, 20, 2, 4, 4G, 1 to 5, 0.125। अब तो समझ गए ना, क्वांटम यील्ड नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो वापस आते हैं। मतलब अगर आपको 8 तमाचा मार दिया जाए तब आप एक बार रोएंगे, समझ गए, एक बार रोना है आपको, 8 तमाचे से एक रोना, तो एक तमाचे से 1/8 रोना, समझे सोना। याद रहेगा। अब वापस आते हैं भैया, देखो अब आपको यही काम यहां पे कर लेना है। आइए ध्यान से देखें, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा हमने एक प्लांट लिया, प्लांट हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा हरदम, इसलिए इस पे टेंशन मत लेना। ऐसे लिया आपने, इस प्लांट को आप क्या कर दो, चलो सपोज 2 आवर के लिए क्या कर दिया आपने, है ना। अभी आपने क्या किया, इसको आपने 6 आवर्स के लिए कहा कर दिया है, लाइट में कर दिया है। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या किया आपने, मेजर कर लिया है, प्रोडक्ट मेजर कर लिया। अब प्रोडक्ट में क्या मेजर करते हैं जानते हो, क्वांटम यील्ड, यही क्वांटम यील्ड आपने निकाल लिया हुआ है। एक बार आपने निकाला, 6 घंटे में कितना क्वांटम यील्ड आया हुआ है। अब इसी 6 घंटे को आप क्या कर दो, इस समय यहां पे हम लोगों ने क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस लाइट दे रखा है। भैया जब किसी पौधे को आप कॉन्टिन्यूअस लाइट देते हैं और उस कॉन्टिन्यूअस लाइट की एक लिमिट निकाल ले, उतनी देर बाद जो उसमें पैदा होगा उसको आप नोट कर लें। केस थोड़ा पलट दो, इसी इतने अमाउंट को कर दो इंटरमिटेंट कर दो। इंटरमिटेंट का मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी लाइट कभी कम। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसी प्लांट को क्या कर दें, सप्लाइड किया आपने इंटरमिटेंट कंडीशन, इंटरमिटेंट लाइट। तो इंटरमिटेंट लाइट का मतलब होता है पहले लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क। तो आप सोचो यहां से क्या किया है, प्लांट कहां रखा आपने, इन लाइट। तो लाइट में आपने क्या रखा, चलो हमने कहा 1 आवर के लिए आपने इस प्लांट को लाइट में रख दिया। इसके बाद फिर क्या किया आपने, प्लांट को 1 आवर डार्क, 2 घंटे हो गया ना। फिर क्या किया यहां पे 1 आवर लाइट, फिर क्या किया आपने 1 आवर डार्क, फिर क्या किया 1 आवर लाइट, चली भी गई। अब फिर क्या लिया 1 आवर डार्क, कितना हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे केस में क्या किया, आफ्टर दैट फोटोसिंथेटिक यील्ड, शॉर्टकट लिख रहा हूं, फोटोसिंथेटिक यील्ड मेजर्ड, समझ गए।
तो नीचे अब नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूजन क्या निकला जानते हो इस एक्सपेरिमेंट का, कि बेटा यहां पर जो नॉर्मल लाइट दिया था कॉन्टिन्यूअस वाली, उस लाइट में जो फोटोसिंथेटिक यील्ड आया था उसके कंपैरिजन में इंटरमिटेंट लाइट में यील्ड ज्यादा हो गया। क्या कहा मैंने? समझ तो लिखने। अंधकार और प्रकाश, लाइट डार्क दिया तो यील्ड ज्यादा आया, कॉन्टिन्यूअस दिया तो कम आया। कभी आप ये सोचो, बचपन अपना याद करो, अभी तो आप एक बार खाते हो दिन भर में, भर लिए अपनी टंकी फुल हो गई, चल दिए सफर पे, मुड़ के क्या देखना दिन भर करते रहे, साला पचे नहीं रहा है ना। और बचपन में क्या होता था, बचपन में हम लोग थोड़ा खाए फिर भाग गए चूहे की तरह, फिर कहीं से कूद करके आए फिर खाए कुछ, ढेर ज्यादा खा लेते थे बेटा। अब आप उतना नहीं खाते हैं जितना पहले खाते थे, या अभी आप जितना खाते हो 10-15 साल बाद उतना नहीं खाओगे। मेरे कहने का मतलब इतना है कि जब हम किसी को टुकड़ों में इकट्ठा करते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है, और जब इकट्ठे रखते हैं तो एक ही बार में तो कम हो जाता है। नहीं समझ में आया? याद रहेगा। जैसे कभी आप अभी मार्केट में जाओ कोई सब्जी खरीदने, तो 1-1 किलो आलू रोज खरीद के ले आओ, है ना। तो आप इकट्ठा जब तौलेंगे 5-7 दिन बाद, तो वो 10 किलो आलू 7 किलो आलू जो ले आएंगे वो उससे ज्यादा निकलेगी थोड़ा सा, और इकट्ठे 10 किलो तौल के लाएंगे, हो सकता कम हो जाए थोड़ा वो। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा मिला, इसका मतलब कुछ झोल है। नहीं समझ में आया? पौधा वही, प्रकाश वही, जगह वही, बस खेल क्या किया आपने, कभी लाइट कभी डार्क, डिसकंटिन्यूअस लाइट दिया। आप समझ में आया तुमको? इंटरमिटेंट का मतलब क्या किया, डिसकंटिन्यूअस लाइट हुई, समझ गए ना। और यहां कौन सी लाइट हुई, कॉन्टिन्यूअस लाइट आई, तो प्रोडक्ट किस में ज्यादा बनेगा, डिसकंटिन्यूअस में। तो कभी इसको अपने ऊपर मत अप्लाई करना, नहीं कहो गुरुजी ने कहा है कि एक दिन पढ़े और एक दिन सोए, फिर एक दिन पढ़े एक दिन सोए। नहीं सोचो एक साल पढ़ ले, अगली साल पूरा आराम कर ले, उसके एक साल बाद फिर तैयारी करेंगे। समझ में आया? क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हो। याद करो, यहां से नीट की तैयारी कर रहे हो, तो जरा सोचो। नीचे लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखना है, फ्रॉम द एबव नहीं नीचे, हाँ लिखो, नीचे लिखो, यहां से आफ्टर, नहीं ऐसे लिखो, यहां लिख लिए थे ना, फोटोसिंथेटिक यील्ड इंक्रीज कर गया था ना, मेजर नहीं लिखा है, नीचे लिखो यहां से इन इंटरमिटेंट लाइट कंडीशन या डिसकंटिन्यूअस लाइट कंडीशन, लिखो फिर से, इन डिसकंटिन्यूअस लाइट कंडीशन अमाउंट ऑफ क्वांटम यील्ड या प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट increases, amount of product increases then continuous light condition, then continuous light condition। फिर क्या होगा जानते हो, इससे ये पता चलता है कि इस तरह से प्लांट में 2 टाइप की रिएक्शन हो रही होगी। एक तो लाइट जब दिया था तो खाली लाइट में ही हो रही थी, है ना, तो लाइट में हुई तो लाइट रिएक्शन हो गया, और दूसरी रिएक्शन जब कराए आप तो कौन सी करा दिए थे, हम नहीं करा रहे हैं,
डार्क में भी कुछ हो रहा होगा तभी वहां पे प्रोडक्ट ज्यादा आया है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा ना आया होता इसका मतलब वहां डार्क में कुछ नहीं हो रहा था। इसका मतलब प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए डार्क भी चाहिए लाइट के साथ साथ। तो यही पॉइंट आपको लिखना है कि फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट in photosynthesis there are two phases present, that is डैश कर देना, फर्स्ट लिखो लाइट डिपेंडेंट फेज या इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की शुरुआत में आपको एक बात तो पता चल गई ना कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। नहीं समझ में आ रहा? आ गया ना? पक्का? झूठ ना बोलना, नहीं तो जान लो वही गाना याद आएगा, सजन रे झूठ मत बोलो। कहाँ जाना है? खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही जाना है। हाँ, सवारी आएगी क्या वहां से सीधे सीधे? ध्यान से देखो, लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज हो गया। अगला केस, एक अगला एक्सपेरिमेंट आपके पास आ रहा है, उसका नाम होता है रेड ड्रॉप। चलो चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम लोग इसको समाप्त करने वाले हैं। आपकी क्लास समाप्त होगी, अगली क्लास इंतजार कर रही है। केमिस्ट्री वाले सर बहुत देर से जो है देख रहे हैं, जल्द ही उनको एक बार फील्ड में आने का मौका मिले तो वो कुछ कहें, इससे पहले हम लोग इसको गुनगुना ले। नाम है उसका क्या? रेड ड्रॉप है। क्या कहलाता है? रेड ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स जानते हो क्या? एक ड्रॉप गिरी, दो ड्रॉप गिरी, वो फिजिक्स वाले ड्रॉप ही गिरा रहे थे शुरुआत में, याद है? काइनेटिक्स में बोलते थे एक बूंद चली, उसके बाद दूसरी बूंद चली 5 सेकंड बाद, है ना? पता नहीं कहां से बोले कब जाके दोनों मिल जाएंगी। सवाल लगाए हो इसका? बूंद वाला सवाल नहीं लगाए, है ना? लगाए हो ना? याद ही नहीं यार, तुम लोग गधा हो। अब देखो ध्यान से, बूंद वाला सवाल लगा लो, अक्सर मिलता है हम लोगों को। अब देखो ध्यान से, एक तो निशाना वाला भी सवाल आता था उसमें, गोली मारे, है ना, वो उड़ गया, अब कितने एंगल पे मारे कि उसको लग जाए, अब के राख ले भगवान, है ना? तो अब सवाल यहां आ गया, रेड ड्रॉप का आ गया है। तो रेड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, यहां से देखते हैं भैया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था जब एक ही रंग की लाइट दिए थे तब क्या हुआ, और जब कई रंग की लाइट दोगे तब क्या होगा। तो अभी आप इसको एक रंग की लाइट दो, प्लांट को क्या कर दो, एक ही रंग की लाइट दो, अब वेवलेंथ को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। क्या करो? धीरे धीरे वेवलेंथ। एक समय आएगा जब लाइट, जो रेड लाइट है ना, उसकी मेन वेवलेंथ आपको मिलेगी ना, जिसपे एकदम लाल लाल दिखाई देगा, है ना? लाल के पीछे एक बात याद आ गई, कभी कभी कुछ लोग अपना माथा लाल कर लेते हैं, आप नहीं करना है। नहीं, दूसरे के सिंदूर देख के अपने माथा फोड़ लो कि ओके शादी हो गई, सिंदूर लगाए, हमारा नहीं हो रही, हम भी लाल कर लेंगे, जाको पड़ी फोड़ दो, कह दो देखो मेरा लाल हो गया, है ना? ऐसा न करना। यहां देखो लाल की बात आती है, लाल देह लालील से आरुधर लाल लंगूर। ध्यान दो,
ये रेड ड्रॉप में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, सही समझना है आपको। एनसीईआरटी ग्राफ आपको दे रही है। इन्होंने कहा था कि जब हम वेवलेंथ की लाइट को बढ़ाते हैं, है ना, तो बढ़ाते हुए चले जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट यहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद अगर लाइट की वेवलेंथ आप बढ़ाओगे तो सडन प्रोडक्ट में क्या होगा, कमी आ जाती है यहां से, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप कहते हैं। सडन ड्रॉप इन द फोटोसिंथेटिक यील्ड आफ्टर द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड द रेड लाइट। समझे नहीं, रटे नहीं है, देखो ध्यान से, क्या कहा, वेवलेंथ को बढ़ाते जा रहे थे, है ना, एक पॉइंट पर रेड लाइट की वेवलेंथ मिली आपको, उस लाइट पे हम प्रोडक्ट मेजर किए, मैक्सिमम हुआ, उससे ज्यादा आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, लाइट बढ़ाई तो प्रोडक्ट डाउन हो गया, काना बनब जा का कई लेबा, अब का करना, तो नहीं बना, वो डाउन हो रहा है, उसी बोलते क्या है, रेड ड्रॉप कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है, उससे ऊपर कम हो जाएगी। आप समझ गए ना, तो यही पॉइंट आपको लिखना है। रेड ड्रॉप में क्या करना है, व्हेन अ सिंगल कलर लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस, नोट कर लो, व्हेन अ सिंगल कलर को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, व्हेन अ सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज इन photosynthesis then use in photosynthesis then at red light rate of photosynthesis maximum beyond this, beyond 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 this light, beyond this wavelength, beyond this wavelength photosynthetic yield decreases, beyond this light photosynthetic yield decreases when supplied increased wavelength of light, that is called red drop, खत्म हो गया। फट से दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लो इसी पे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कहा इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट आ गया, क्या आया, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, सिनक्रोनस लाइट यूज करना है, तो यूज सिनक्रोमैटिक लाइट, इसमें बोलते हैं मल्टी कलर सिनक्रोमैटिक लाइट। इमर्सन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बेस पे आया हुआ इमर्सन इफेक्ट आया हुआ है, तो इन्होंने सिनक्रोमैटिक लाइट यूज किया था। तब क्या किया था कि व्हेन यूज सिनक्रोमैटिक लाइट इन हिज एक्सपेरिमेंट, लिख लो, यूज सिनक्रोमैटिक या मल्टी कलर लाइट in his experiment, then photosynthetic yield sudden increases after that
he states that there are many pigments present in plants which absorb different wavelength of light. Different wavelength of light. So in light reaction, two photosynthetic pigment, नहीं, two photosystem ऑपरेट, या आप लिख सकते हो इसको प्रेजेंट, दैट इज PS1 फोटोसिस्टम 1, या रिएक्शन सेंटर क्या होगा इसका, P700 नैनोमीटर आ गया। P700 नैनोमीटर लाइट यूज करेगी, फोटो सिस्टम 1 हो गया है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड इज फोटो सिस्टम सेकेंड, या P680। तो यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट यूज करेगा और ये 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया। आप समझ गए। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन में आपको दो तरीके के फोटो सिस्टम मिल गए हैं, PS1 और PS2। अब प्लांट में दो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन मिल गई थी, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस थी। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो गई है। अब इसके बाद कल वाली क्लास में हम लोग इसको आगे ले चलेंगे, लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, लाइट डार्क में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर लाइट में क्या क्या होता है, PS1 का काम क्या होता है, PS2 का काम क्या होता है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का आपका एक ग्राफ बना हुआ एनसीईआरटी में है, उस ग्राफ को भी आप एक बार पढ़िए। नहीं समझ में आएगा कल पूछिएगा, उसको डिस्कस करेंगे और उसके आगे के अंदर हम लोग कहानी को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।